डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं मेघालय का रहने वाला हूँ। मेघालय, जिसे मेघों का घर कहा जाता है, यानी कि बादलों का घर। सभी का मानना है यहाँ बादल पता नहीं कहाँ छिप कर रहते हैं और निकल कर आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन यहाँ सिर्फ बादल ही छिप कर नहीं रहते, ऐसे रहस्य भी छिपे हुए हैं जिन्हें छिपाए रखा जाता है। बाकियों के सामने ये रहस्य अगर आ जाएं, शायद उनकी जिंदगी के डरावने पलों की शुरुआत हो जाए। मैं भी मेघालय के एक ऐसे ही गांव का रहने वाला हूं जहां पर एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। बचपन से हमेशा मैं उस बड़ी पहाड़ी पर जाया करता था और हमारे गांव से कई लोग उस पहाड़ी पर जाया करते। वहां पर एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ के नीचे सफेद रंग का एक पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर के पास सभी लोग जाते, खाने पीने का सामान रखते और वापस आ जाते। मैं माँ से कई बार सवाल किया करता था, आखिर हम उस पेड़ के पास ये खाने पीने का सामान और मांस मछली रखकर क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे परिवार में मांस मछली कोई नहीं खाता था, लेकिन फिर भी हम मांस मछली खरीदा करते थे और वहां पर रख कर आया करते थे, भले ही छोटा ही हिस्सा क्यों ना हो। और गांव में ऐसा सब लोग किया करते थे। माना जाता था कि साल में एक बार ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो सफेद पत्थर था, एक बार मैंने करीब से देखा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र से निकाला गया कोई पत्थर हो। उसका कोई खास आकार बना हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे हाथ लगाने से हर कोई डरता था। मैं भी जब उस पत्थर के पास गया था, मुझे भी कई लोगों ने खींचकर पीछे कर लिया था और मेरी माँ को बहुत ज्यादा डांटा था। तुम्हें पता नहीं लगता, बच्चे को आगे जाने मत दो, बाद में बर्बादी होगी, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे आज तक वो शब्द याद हैं। और घर आकर मैंने माँ से पूछा था, माँ वहां सब क्यों जाते हैं? क्या है उस पत्थर का राज? आखिर वहां पर कौन सी शक्ति निवास करती है जिसके लिए हम खाने पीने का सामान रख कर आते हैं? लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था। कई साल बीत गए। जब मैं 10 साल का हुआ था, मैंने माँ से फिर से वो सवाल पूछना शुरू कर दिया था। जब हम वहां पर जाकर आए, उसके बाद ये बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी, तो मैंने माँ से पूछना शुरू कर दिया, माँ बताओ ना, बताओ माँ, क्या राज है? आखिर उस पत्थर का नाम क्या है? तब मेरी माँ ने कहा था, नाम नहीं लेते, उसका नाम कभी नहीं लेते, उसे कभी नहीं बुलाते। मैंने माँ से पूछा, माँ किसको नहीं बुलाते? माँ ने कहा, बस उसे, कोई उसका नाम नहीं ले सकता, तुम भी बस यही समझ लेना। जब कोई कहे उसको नहीं बुलाते, उसका नाम नहीं लेते, तो समझ जाना हम उस जगह की बात कर रहे हैं, उस पत्थर के आसपास के इलाके की बात कर रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था। मैंने माँ से सवाल करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसके बाद मेरी माँ मुझे आंखें दिखाती गई और अपने मुंह पर एक उंगली रख ली। पिता से मैं बहुत ज्यादा डरा करता था, क्योंकि पिता जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाया करते थे, वो मुझे पीटा भी करते थे। इसीलिए ये सवाल अपने पिता से पूछने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी। उस समय मैं छोटा था। धीरे धीरे माँ से पूछने के बावजूद जब जवाब नहीं मिला, कई दिनों बाद मैं इस बात को भूल गया और उसके बाद मेरी माँ मुझे उस पहाड़ी पर लेकर भी कभी नहीं गई। हमारे परिवार की तरफ से मांस मछली वहां पर रख दिया जाता था और मुझे बताया तक नहीं जाता था। ये रही बात बचपन की। उसके बाद मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मग्न हो गया था। 12वीं करने के लिए मुझे शहर जाना पड़ा और शहर जाकर मैं अपने गांव की बातें बताया करता और वहां पर भी मेरे गांव के बारे में कई लोग जानना चाहते थे। मैंने बताता गया कैसा है गांव मेरा,
वहां पर कितने बड़े बाग लगे हुए हैं, कैसे कैसे फल लगते हैं, और कई बार बादल हमारे उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच आते हैं। और एक ने ये सवाल पूछा था, लेकिन तुम्हारे गांव वाले अनपढ़ बहुत ज्यादा हैं, पता नहीं किसकी किसकी पूजा करते रहते हैं। मुझे ये बात का बहुत ज्यादा दुख लगा था। मैंने उसको डांटने की कोशिश की, किसकी पूजा करते हैं, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। तब उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा कि भगवान की पूजा करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे गांव वाले उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, मैंने सुना है वहां सामान रख कर आते हैं, और ये सिर्फ तुम्हारे गांव वाले ही करते हैं, आसपास के किसी गांव वाला ये नहीं करता। मैं तब याद करने लगा, और मैं तो इन बातों को भूल चुका था, लेकिन आंखों के सामने वो बातें घूमने लगी। सच में हम वहां पर जाया करते थे, शायद गांव वाले अब भी जाते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता। तब वो लड़का मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसको जवाब देता भी तो क्या देता, वो जो कह रहा था सच कह रहा था। हमारे गांव वाले वहां पर क्यों जाते हैं, मांस मछली लेकर वो किससे डरते हैं, और कभी भी कोई नाम नहीं बताता। ना उस लड़के को नाम पता था, ना मुझे नाम पता था, और ना ही हमारे गांव में किसी को उसका नाम पता था। बस उस शक्ति से लोग डरते हैं, नाम लेने से डरते हैं, शायद किसी को नाम पता भी नहीं है। यह बात का झटका मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। उसके बाद घर आकर मैंने माँ से ये सवाल किया था, और माँ की आंखें चमक गई। तुम फिर से वो सवाल करने लगा, अरे हम अब वहाँ नहीं जाते। मैंने कहा, माँ गए थे, 6 महीने पहले भी आप गए थे, तो वहाँ क्यों जाते हो? माँ ने सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था। पहले तो मैं छोटा था, बात को समझता नहीं था। अब मैंने माँ से सवाल किया, माँ बताओ ना, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ बताओ ना। माँ ने तब बताने की कोशिश की, लेकिन अधूरी बात बताई। माँ ने कहा, वहाँ हम किसी भगवान की पूजा नहीं करते, उस पहाड़ी पर एक ऐसी शैतानी शक्ति है जिससे बचने के लिए हम ये सामान रख कर आते हैं। कहा जाता है कि एक बड़ी आपदा हमारे गांव से टल गई थी, और उसे टालने के लिए हमेशा के लिए हमें वहां हर परिवार की तरफ से कुछ न कुछ रख कर आना पड़ता है, उसके बाद वो बला टली रहती है। मैंने कहा, माँ कैसी शक्ति, उसका कोई नाम तो होगा, कोई दैत्य, कोई दानव, कोई भूत, कोई प्रेत। तब मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, उसका नाम नहीं लेते, उसका नाम जो भी है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैंने भी एक बार सुना है, और कहते हैं जब कोई उसका नाम सुनता है तो उसकी तरफ मोहित होने लगता है, अपने आप वो अपने तरफ खींचने लगती है। ये शब्द सुनते ही मैंने माँ से कहा, मतलब माँ कोई औरत है, कोई देवी है, कोई राक्षसी है? माँ ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, तुम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरी माँ ने बहुत समय बाद मेरी गाल पर एक चांटा मारा था, मुझे चुप करवाने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मैं रोता रहा, और धीरे धीरे रोने के बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मैंने माँ से झगड़ा किया। आगे आने वाले दिनों में जब मैं स्कूल में जाता, वो लड़का मुझे परेशान करता रहता, और वो मेरी बेइज्जती करता रहता कि मैं उस गांव से आता हूँ। और उसके पीछे लगकर कई और लड़के भी मुझे परेशान करने लगे थे। बार बार वो उस पहाड़ी की बात करने लगते। वो सब मिलकर मुझे चिढ़ाते रहते, और मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब भी नहीं था। मैं कई बार ऐसी बेइज्जती सहने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगा था। जब भी वो मुझे चिढ़ाते मैं रोने लग जाता। इसके बाद कुछ लड़के थे जो सहानुभूति जताने लगते, लेकिन मैं क्या करता, धीरे धीरे सब कुछ मेरे खिलाफ होने लगा, और मुझे लगने लगा ये अंधविश्वास को मेरे गांव वाले क्यों मानते हैं, और मेरे पास उसका कोई जवाब क्यों नहीं है। वो लड़का बार बार कह रहा था, जवाब दे दो, उसका नाम बता दो, पूरा सच बता दो ना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। मैं उसके पास गया और कहने लगा, मुझे दोबारा परेशान तो नहीं करोगे ना? उसने मुझसे वादा किया, मैं वादा करता हूं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तो बस उसका जवाब चाहता था, तुम जवाब देते नहीं तो मैं चिढ़ाता रहता हूं। जब तक तुम जवाब नहीं दोगे ना, मैं तुम्हें चिढ़ाता रहूंगा। ये शब्द जब उसने कहे थे, मुझे लगने लगा था जवाब तो मुझे ढूंढना होगा, मुझे जवाब पता करना होगा, उसे नाम बताऊंगा, और जो बताऊंगा सच बताऊंगा। उसके बाद शायद वो मुझे कभी परेशान ना करे। उसने सबके सामने वादा जो किया है, मैं
उस शाम जब गांव में आया था, अपनी माँ से पूछने के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने जानबूझकर माँ को ये जताना शुरू कर दिया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जब काम करूँगा माँ के लिए ये कपड़े खरीद कर लेकर आऊँगा, घर का सभी सामान मैं लाया करूँगा। माँ, मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली है ना, घर का सारा बोझ अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करूँगा। माँ को मुझ पर गर्व होने लगा था और इसी बीच मैंने माँ को ये भी पूछा, माँ तुम्हें लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब अपने घर का ये वजन मैं उठा सकता हूँ? माँ ने कहा, हाँ तू बड़ा हो गया है। अब मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तब मैंने माँ को कहा, माँ जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो सच जानने के लायक भी तो हो गया हूँ, क्या आपको मुझे सच नहीं बताना चाहिए? माँ ने मेरी तरफ देखा और माँ कहने लगी, सच? कौन सा सच? मैंने कहा, माँ परिवार के सारे सच मुझे पता होने चाहिए, दादाजी के सारे सच मुझे पता होने चाहिए, घर के सारे सच मुझे पता होने चाहिए। इसी के साथ पहाड़ी पर हम क्यों जाते हैं ये सच भी तो मुझे पता होना चाहिए। आगे जाकर सभी घर को मैं संभालने की कोशिश करूंगा ना, मेरी शादी होगी, मेरा एक परिवार बनेगा, तो ये सच मुझे भी पता होना चाहिए ना। माँ मेरी तरफ देख रही थी। माँ मुझे जवाब देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं माँ को ब्लैकमेल करने लगा था। जवाब मुझे जानना था। माँ किसी तरह से तो बता दे, मुझे पूरा सच बता दे। मेरी माँ ने वो सच बताने से मुझे साफ मना कर दिया और मुझे एक खास बात कही, आज रात जब तुम्हारे पिता घर आएंगे ना, बीच में बैठकर ये बात होगी कि तुम बड़े हो गए हो या बड़े नहीं हुए हो। तुम्हारे पिता बताएंगे तुम्हें, मैं नहीं बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं पिता से काफ़ी ज़्यादा डरा करता था। जब पिता गुस्सा होते थे मुझे पीटते थे। मुझे लगा आज भी पिटने की बारी है मेरी। रात के वक्त मेरे पिता भी घर आ गए थे और मेरी माँ ने सबसे पहले जब पिता घर आए ये बात ही उन्हें बताई। मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, लेकिन मेरी माँ मेरी तरफदारी कर रही थी कि ये बड़ा हो गया है, घर की जिम्मेदारी संभालना चाहता है, उम्र भी इसकी काफ़ी आगे होने लगी है और अब ये बड़ा होता जा रहा है तो बात तो बतानी होगी ना। पहले मेरे पिता गुस्सा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे माँ की बातों ने जैसे उन्हें थोड़ा सा नर्म कर दिया और फिर मेरे पिता भी मान गए। इसे सच तो बताना होगा ना, कहीं ये गलती ना कर दे। इसके बाद मुझे एक टेबल पर बिठाया गया। मेरी माँ मेरे सामने बैठी थी, मेरे पिता भी मेरे सामने बैठे थे और दोनों मुझे बताना शुरू कर चुके थे कि उस जगह हम इसलिए जाते हैं, करीबन 80 से 100 साल पहले तुम्हारे जब परदादा यहाँ पर हुआ करते थे ना, उस समय की बात है। उस पहाड़ी के ऊपर एक ऐसी शक्ति थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक बूढ़ी औरत ने वहाँ साधना की थी और उस साधना से उसने एक ऐसी काली शक्ति को जागृत कर दिया था जो किसी को मारने के लिए थी। वो बूढ़ी औरत कुछ लोगों से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था उसने कैसी काली शक्ति को जगा दिया है। जब वो शक्ति प्रकट हुई उसके बाद उसने सबसे पहला काम यही किया, वो बूढ़ी औरत के जितने दुश्मन थे उसने अपने हाथों से अगले 1 हफ्ते में मार डाले। लेकिन उसके बाद वो काली शक्ति शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और वो बूढ़ी औरत ने भी हर कोशिश कर ली कि साधना के जरिए ही उसे शांत करवाया जाए। वो शक्ति शांत नहीं हो रही। उसके बाद उसने गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में ऐसा आतंक मचना शुरू हो गया कि कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। ना कोई गांव से बाहर जा पा रहा था, ना कोई गांव में आ पा रहा था। जो गांव में आता सरहद तक पहुंचते ही मारा जाता। वो ऐसी शक्ति थी जिसने इस गांव का स्वरूप बदलना शुरू कर दिया था और वो बूढ़ी औरत को सब निशाना बना रहे थे कि उसके कारण ही ये सब हो रहा है। वो बूढ़ी औरत सबसे माफ़ी ज़रूर मांग रही थी, लेकिन वो उस शक्ति को रोक नहीं पा रही थी। इसके बाद सबको बस उसी बूढ़ी औरत से उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ कई और लोग भी आए, बड़े बड़े तांत्रिक भी आए और सबका यही कहना था ऐसी काली शक्ति उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। आखिर इतनी बड़ी गलती किसने कर डाली और जिसने गलती की है इसे वही सही कर सकता है।
उस बूढ़ी औरत ने तब यहाँ साधना के जरिए कई जानवरों की बलि देने के बाद उस काली शक्ति को उस पहाड़ी पर बांध डाला था। और उसके बाद वो काली शक्ति की कुछ ज़रूरतें थी और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने आदेश दिया था कि हर परिवार से साल में सिर्फ एक बार, चाहे छोटा सा हिस्सा ही हो, मांस का टुकड़ा या मछली या खाने पीने की और चीज़ वहाँ रख कर आनी होगी और उसके बाद वो शांत रहेगी, वो जागृत नहीं होगी। लेकिन अगर उस पहाड़ी के ऊपर कोई उसे जगाने की कोशिश करता है, कोई उसे बुलाने की कोशिश करता है, तो वो बात करेगी और जागेगी और उसके बाद फिर से उठ खड़ी होगी और आतंक मचाएगी। 80 से 100 साल बीत चुके हैं। वो बूढ़ी औरत तो कब की मर चुकी और उस पहाड़ी पर वो शक्ति अब भी कैद है। इसीलिए हर परिवार का एक आदमी वहाँ पर जाता है, वो कुछ सामान रख कर आता है और उसके बाद वो शांत रहती है। हमारे गांव में उसके बाद वैसी शक्ति से कभी कोई नहीं मारा गया। यह मेरे पिता ने बताया था और मेरी माँ भी सर हिला रही थी, कह रही थी कि मैंने भी यही सुना है। इसके बाद मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने पिता से पूछा था, पिताजी उसका नाम क्या है, नाम तो बताइए। मेरे पिता ने कहा उसका कोई नाम नहीं है। नाम तब रखा जाता ना जब पहले ऐसी शक्ति कभी जागृत हुई हो। उस बूढ़ी औरत ने इस शक्ति को जागृत तो कर दिया था, विनाश के बाद इसका नाम तक नहीं रखा जा सका। सब इससे इतना ज्यादा डरते थे। तो बस ये कहो कि उसे बुलाना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है, उसका नाम नहीं लेना है जो किसी को पता तक नहीं है। उस रात मुझे ये जानकारी दे दी गई थी और मैं पूरी रात बस उसके बारे में सोचता ही रहा। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं और ये सिर्फ हमारे गांव तक सीमित कैसे है। रात को बहुत बुरे बुरे सपने आए थे मुझे। सपने में मुझे जैसे कोई चुड़ैल सी नजर आ रही थी। ये शायद इस कारण था क्योंकि मैंने सोने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा था कैसी कैसी शक्ति होगी, वो क्या करती होगी। माँ ने ये नहीं बताया, ना मेरे पिता ने बताया था, क्योंकि उन दिनों में हमारे गांव में क्या क्या हुआ वो बातें गुप्त रखी गई थी ताकि किसी को पता भी ना चल पाए। मैं अगले दिन जब स्कूल गया काफ़ी ज़्यादा खुश था। आखिर मुझे छुटकारा मिल ही जाएगा। वो जो बातें मेरे खिलाफ बनाई जाती हैं, मेरे गांव के खिलाफ बनाई जाती हैं, मैं उससे छुटकारा पा लूँगा। दोबारा मुझे कोई इस तरह से परेशान नहीं करेगा। ये सोचकर मैंने उस लड़के से बात करना शुरू की थी और वो जानना चाहता था। उसने अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लिया। उसके बाद मैंने पूरी की पूरी कहानी जो मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी वैसी की वैसी मैंने उसे सुनाई। कुछ समय तक सब शांत थे और मैं उन्हें कह रहा था, डर लग रहा है ना, डर लग रहा है ना, इसीलिए हमारे गांव वाले उस चीज़ से डरते हैं। वो क्या है जिसका नाम तक कोई नहीं लेता। वो काफ़ी समय शांत थे, फिर मुझ पर हंसने लगे। धीरे धीरे मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसते जा रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था। जो मैं करना चाहता था मैं कर तो चुका हूँ, वो जानना चाहता था मैंने बता दिया, फिर भी वो मुझ पर हंस क्यों रहे हैं। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था। मैं क्लास से रोते रोते बाहर की तरफ भागा था। मेरे वो दोस्त मेरे साथ साथ थे, कुछ मुझे चिढ़ा रहे और अंत में वो लड़का जो सबसे ज़्यादा चिढ़ाया करता था वो मेरे पास आकर कहने लगा, देख तू तो रोने लगा। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने तुझे सब कुछ तो बता दिया है, तू मुझे परेशान करता रहता है। तू सच जानना चाहता था ना, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने जो बताया मैंने तुझे सच बता दिया, तू फिर भी मुझे परेशान क्यों कर रहा है। उसने कहा मैं परेशान इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तूने क्या सच बताया है, तू चिढ़ता क्यों है इस चीज़ से। देख, अंधविश्वासों में ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे गांव का अंधविश्वास है, बाकी भी इसका मजाक बनाते हैं। 100 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम अब तक मानते आ रहे हो। उस बात से बाहर निकलो, उसके बाद कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हें उस बेइज्जती से बाहर निकलना है। वो मुझे अपने साथ लेकर गया। अपने दोस्तों के बीच जाकर कहने लगा, आप पूछो इससे, क्या वहाँ पर सच में कोई ऐसी शक्ति है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई शक्ति नहीं है,
वो हमारे गांव में सब लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। सब बहुत ज़्यादा हंसे और इस बार मुझ पर नहीं हंस रहे थे, हमारे गांव वालों पर हंस रहे थे और मैं भी अपने गांव वालों पर और ज़्यादा हंसने लगा। इसके बाद मेरी बेइज्जती नहीं हो रही थी, गांव वालों की हो रही थी और मुझे भी धीरे धीरे लगने लगा मेरे गांव वाले कितने अनपढ़ हैं। एक पहाड़ी के ऊपर जाते हैं जिसे भगवान तक नहीं मानते। माना कि अगर भगवान मानते, वहां किसी शक्ति को पूजते तो सब लोग मेरी बात मान लेते, लेकिन वो तो एक ऐसी शक्ति से डर रहे हैं जो कोई औरत है और वो गांव का विनाश कर देगी। ऐसा नहीं होगा। मैं अभी ये मानने लगा था और वहाँ कुछ दिनों तक इस पर बात होती रही। वो सभी लड़के बार बार मेरे गांव पर हंसते, मैं और ज़्यादा मजाक बनाता, उसके बाद बात शांत हो जाती। कुछ दिनों बाद वो लड़का कह रहा था, यार अब मज़ा नहीं आ रहा, अब मज़ा तो तब आएगा हम पूरा सच पता लगाएं, तुम्हारे गांव वालों का अच्छे से मजाक बनाएं, वहाँ जाकर देखें कि आखिर है क्या, वो पत्थर क्या है, वहाँ लकड़ी क्या है, पेड़ क्या है, आखिर सच में वहाँ कोई शक्ति है या नहीं। अगर शक्ति है तो भाई नाम पूछ कर आएंगे ना। मैं थोड़ा सा डरने लगा था। पहली बार उनके सामने फिर से मुझे डर लगने लगा था, कहीं वो ये सब करेंगे तो नहीं। मजाक तक तो ठीक है, लेकिन सच में अगर वहां जाने की बात हुई फिर तो मुसीबत आ सकती है ना। लेकिन अब सबका कहना था वहां जाकर आएंगे, पत्थर उठाकर लेकर आएंगे, गांव वाले पत्थर ढूंढते रह जाएंगे, फिर उन्हें पता लगेगा वो जिससे डरा करते थे उसे तो स्कूल के बच्चे उठाकर लेकर गए। किसी से नहीं डरते हम, गांव वाले अनपढ़ हैं। ये बातें चलती रहीं और सब लड़कों ने मिलकर आखिर में ये डिसीजन लिया कि हम वहां पर जाएंगे। वो 4 लड़के थे और मैं उनसे जैसे कह रहा था कि वहां हमें नहीं जाना चाहिए। वो मेरी बेइज्जती करने लगे। तू डरता है, तू बाहर से दिखाता है कि तू उनके जैसा नहीं है, लेकिन तू उसी गांव में रहता है और उन्हीं के जैसा है। उन्हें मना नहीं किया जा सकता था, वरना वो फिर से मेरी बेइज्जती करना शुरू कर देते। वो पुराने दिन मुझे फिर से याद आ जाते। मैंने डट कर कहा, नहीं मैं वैसा नहीं हूं, मैं नहीं यकीन करता। उन्होंने कहा तो डर मत, हम सब इकट्ठे होकर वहां पर चलेंगे। ऐसा करेंगे, सुबह के वक्त चलेंगे, दिन के रोशनी में हमें डर भी नहीं लगेगा। मैंने हामी भर दी। मैं स्कूल की तरफ निकल गया था और वो 4 लड़के पहले से स्कूल से बंक मारकर बाहर खड़े थे। मैं स्कूल में गया ही नहीं। हमने अपने बैग एक तरफ रखे और उसके बाद हम अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। सभी ने वो कपड़े अपने साथ रखे हुए थे जो स्कूल के नहीं थे, घर वाले कपड़े, ताकि हम पहचाने ना जा सके। गांव के पीछे वाला रास्ता था जहां पर काफी ज्यादा पेड़ लगे हुए थे। उस रास्ते का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते थे क्योंकि वो छोटा रास्ता था, लेकिन हम उस पीछे वाले रास्ते से उस पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ सकते थे। हमने चढ़ना शुरू कर दिया। वक्त सुबह के 10:30 बजे का होगा। धूप निकली हुई थी। उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते वक्त जरा भी डर नहीं लग रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था और उनकी बातों पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन भी हो गया था। मैं मानने लगा था ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, बस ये हमारी आंखों का भ्रम होता है या पुरानी कहानियां होती हैं। धीरे धीरे चढ़ते हुए हम उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच गए थे। कई जगह कंटीली तारें लगाई गई थी, कई जगह रास्ते बंद किए गए थे। एक खास समय होता है जब सभी लोग उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं सामान रखने के लिए। साल में एक बार रखना होता है, किसी से कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए वो खास महीना होता है। उसके बाद बाकी 11 महीने के लिए इस पहाड़ी को बंद कर दिया जाता है। वो महीना आने में अभी 5 महीने बाकी थे, तो अभी हमें इस पहाड़ी पर कोई नहीं मिलने वाला था। वहाँ कई पेड़ लगे हुए, कई फल लगे हुए थे। इस पहाड़ी पर कोई चढ़ता तक नहीं था। आराम से हम उन पेड़ों पर चढ़ते, उन फलों को तोड़ते। 1-1.5 घंटा हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी और अंत में हम उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गए थे। हर रास्ते को खोलकर, हर दरवाजे को एक तरफ सटाकर हम उस शिखर पर उस सफ़ेद रंग के पत्थर को देख रहे थे और मेरी आंखों के सामने जैसे धीरे धीरे वो बातें घूमने लगी थी जो मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। इस तरह उस पत्थर के करीब सब जाने से थोड़ा थोड़ा डर रहे थे। वो 3 लड़के जो कह रहे थे, चलो हमने देख लिया ना, अब हम वापस चलते हैं। भले ही क्लास में वो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे,
लेकिन अब उनकी टांगें कांपने लगी थी। वो एक लड़का जो इसे अंधविश्वास कह रहा था, उसकी भी हिम्मत नहीं थी उस पत्थर को हाथ लगाने की। लेकिन अब मुझे लग रहा था इनसे बदला लेने का इससे सही मौका मिल ही नहीं सकता। वहां कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है और अब ये डरने लगे हैं, इनकी हिम्मत टूटने लगी है। ये मेरा मौका है इनके ऊपर चढ़ने का, इनको बेइज्जत करने का। तो मैं 2 कदम आगे बढ़ाकर कहने लगा, चलो चलो पत्थर को हाथ लगाते हैं, उसका नाम भी लेने की कोशिश करते हैं। वो जो यहाँ पर है वो गाँव को तबाह कर देगी और तुम्हें भी मारेगी, मुझे भी मारेगी। हम खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। चलो चलो पत्थर को हाथ लगाते हैं। 3 लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो मुझे रोके जा रहे थे। अरे यहाँ तक आ गए ना, बस बस, अब आगे क्यों बढ़ रहा है? मैंने कहा यहाँ आए थे पत्थर को उठाने के लिए। तभी वो चारों कह रहे, अरे हम तो बस यहाँ तक आना चाहते थे, देखना चाहते थे। तू सच में पत्थर को उठाना चाहता है? हमें लगा था तू यहाँ डर जाएगा, बस तुझे यहाँ लेकर आना चाहते थे डराने के लिए। तू सच में पत्थर को उठाने वाला तो नहीं? मैं धीरे धीरे पत्थर की तरफ आगे बढ़ने लगा था। वो जैसे जैसे डरते मेरी हिम्मत और बढ़ती। अब ये चीज का असर मुझ पर नहीं होने वाला। मौका मिला है, मैं छोड़ने वाला नहीं था। मैं पत्थर के पास जाकर खड़ा हो गया। उन्हें डराने के लिए मैं जानबूझकर कहने लगा, कहाँ हो तुम जिसका कोई नाम नहीं लेता? मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मुझसे बात नहीं करोगी? मैंने ये कहा था। वो चारों कांपते हुए देखे थे मैंने। और उसके बाद जैसे जैसे मैं वो पत्थर को हाथ लगाता गया, वो और ज़्यादा डरते गए। वो अब मुझे रोक भी नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी दहशत थी, ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी। ये बस मुझे चिढ़ाना चाहते थे। साफ हो गया था वो क्लास में मुझे जानबूझकर डराया करते थे। यहाँ वो पत्थर को उठाना नहीं चाहते थे, बस मुझे डराना चाहते थे, मुझे फंसाना चाहते थे और मेरी बेइज्जती करना चाहते थे। अब उनकी बेइज्जती हो रही। कांप रहे थे वो एक दूसरे को देखकर। मैं जानबूझकर आवाजें लगाता रहा, कहाँ हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बात नहीं करोगी मुझसे? मेरे दोस्त आए हैं, मैं उनकी बलि देना चाहता हूँ, बलि देना चाहता हूँ। वो डरते गए और जब मैंने ये बलि की बात की, चारों नीचे की तरफ भागने लगे और उन्हें देखकर मैं हंसता जा रहा था और पीछे से कहता जा रहा था, बनाओ मजाक मेरा, ये तो मेरे गांव का श्राप है ना। तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो? बुला तो मैं रहा हूँ। अब दोबारा क्लास में मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला पाओगे। लेकिन वो तो ऐसे भागे थे जैसे वो मेरे साथ आए ही ना हो। मैं कोई भूत बन गया हूँ। वो मुझे देखकर ऐसे डरने लगे थे। वो भाग निकले और मैं वहाँ बैठकर कुछ समय इंतजार करना चाहता था, कहीं ये उनकी चालाकी ना हो, भागने का नाटक करके किसी पेड़ के पीछे छिप जाएं और जब मैं यहाँ से निकलने लगूं पीछे से मुझे पकड़कर मुझे बेइज्जत कर दें। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं वहीं पर बैठ गया, वो सफ़ेद पत्थर के पास, उस पर हाथ रखते हुए, और अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज़ लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया? ये आवाज़ वहाँ गूंजी थी जैसे किसी ने ऊंची आवाज़ में ये मुझसे कहा हो। मैं घबरा गया, उठकर खड़ा हो गया। लेकिन जब मैं इतना डरा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये उनका कोई प्रैंक होगा, मुझे फंसाने की चाल होगी। मैं नहीं फंसने वाला, आज नहीं फंसूंगा। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलने वाला। उनकी चाल में नहीं आऊंगा मैं। वो लड़की की आवाज़ फिर से आई। मुझे लग रहा था मेरा दोस्त वो आवाज़ में मुझे बोल रहा है, तो मैंने भी उस आवाज़ का जवाब दिया। वो आवाज़ आई थी, तुमने मुझे बुलाया? मैंने हंसकर कहा, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। हो कहाँ तुम? नाम नहीं बताओगी? और इस पर एक हंसी की आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। किसी ने मुझे बुलाया, बहुत समय हो गया, किसी ने मुझे बुलाया। ये जैसे खुशी की भावना थी, मुझे फंसाने के लिए चालबाजी चल रही है। मैंने हंसते हंसते कहना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें बुलाया है, आ जाओ फिर से, तबाही का समय हो गया है। मेरी आंखों के सामने नहीं आओगी? क्या हुआ, छोटे कपड़े पहने हैं, शर्म आ रही है? आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दूर से आवाज़ें मत लगाती रहना। तभी
मुस्कुराने की आवाज, जैसे वो मुंह में थोड़ा थोड़ा हंसी हो, और फिर कह रही थी, मैं आ गई, मैं आ गई। मेरा नाम जानना चाहते हो ना? मेरा नाम जानना चाहते हो ना? मेरा नाम आई है। मैं जब आई तो मेरा नाम पड़ा आई, और मुझे जिसने बुलाया था उसने भी पहला शब्द यही कहा था, तू आई तो मैं आ रही हूं। वो हंसी की आवाज, और उसके बाद वो सन्नाटा, और मैंने भी हंसकर कहा, आ जाओ फिर, मैं कौन सा डरता हूं, सामने क्यों नहीं आ रही? उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं जानना चाहता था आखिर उन चारों में से ये आवाज किसने निकाली। बिल्कुल लड़की जैसी लग रही थी, लेकिन जवाब मिल ही नहीं रहा था। पत्थर के आसपास घूमा मैं, पेड़ों के आसपास घूमा मैं। उसके बाद मैं ढूंढने लगा उन्हें, वो मिल ही नहीं रहे थे। मुझे लगा यहाँ से भाग तो नहीं गए। फिर मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैं जाने वाला हूँ, अगर तुम मेरे सामने नहीं आना चाहती, शर्म आ रही है तो मैं बिना डरे जा रहा हूँ, झलक दिखलाना चाहती हो तो दिखला दो, मैं जाने वाला हूँ। कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, और चलकर मैं धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर रहा। बार बार मुझे लग रहा कि आसपास कोई आवाज करेगा, वो मुझे डराने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई नजर ही नहीं आया। मैं पहाड़ी से नीचे उतरा और पीछे वाले रास्ते से गांव से बाहर पहुंचने तक मेरा डर खत्म नहीं हुआ। मैं उस आई से नहीं डर रहा था, या उससे जिसका नाम कोई नहीं लेता। मैं डर रहा था गांव वालों से। किसी ने मुझे गांव के आसपास देख लिया ना, मेरे घर में पता लग जाएगा। और मुझे सबसे ज्यादा डर अपने पिता से है। पीटते हैं तो बहुत ज्यादा पीटते हैं। जब मैं स्कूल के पास पहुंचा, मुझे मिल गए मेरे वो चारों दोस्त, काफी ज्यादा डरे हुए, और मैं हंसता हंसता उनके पास आया। तुम्हें पता है, मुझे आई की आवाज सुनाई दी थी, उसका नाम आई है, आई। तुमने बेवकूफ बनाया ना, किसने निकाली थी वो लड़की की आवाज? डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं डरने वाला, ये सब अंधविश्वास है। और उसके बाद चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आई, तुझे नाम कैसे पता लगा? तू तो कह रहा था उसका नाम कोई नहीं लेता। मैंने कहा, मुझे वहां आवाज सुनाई दी। अब तुम बताओ, वो लड़की की आवाज किसने निकाली थी? यार, बिल्कुल लड़की जैसी, मुझे तो लगा ही नहीं कि तुम में से किसी ने आवाज निकाली है। वो घबरा कर पूछने लगे, क्या तुझे वहां आवाज सुनाई दी? मैंने कहा, हाँ, आवाज सुनाई दी। अब तुमने निकाली है तो सुनाई तो देगी ना। डराने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कब सामने आओगे, कब सामने आओगे। तुम सामने नहीं आए, पहले भाग गए थे। उन्होंने कहा, पहले? हम उसी वक्त निकल आए थे जब तुम उस पत्थर को हाथ लगा रहे थे। हम तो नीचे निकल आए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कहानियां तो हमने भी सुनी है, हम उन कहानियों पर हंसा करते थे। जाने की हिम्मत तो कर दी हमने तुम्हें डराने के लिए, लेकिन वहां हमारी हिम्मत टूट गई। अगर सच में वो शक्ति जो वहां पर मौजूद है हमारे पीछे पड़ गई ना, फिर क्या करेंगे? हम तो निकल आए। मैंने हंसते हुए कहा, तो वो आवाज किसने निकाली? तुम्हें क्या लगता है वहां जो शक्ति है उसने मुझसे बात की? तुम में से किसने निकाली थी वो आवाज? उन्होंने कहा, हमने आवाज नहीं निकाली, तुझे आवाज सुनाई दी। सच में तुझे आवाज सुनाई दी? मैंने कहा, हाँ, आवाज सुनाई दी। अब मजाक मत बनाना, सच में आवाज सुनाई दी थी ना यार, तुम में से किसी ने निकाली थी ना। वहां तो अंधविश्वास है ना, कोई लड़की थोड़ी ना बोलेगी। वो कांपने लगे थे, और उसके बाद उन्होंने अपने बैग उठाए। जल्दी जल्दी वो घरों की तरफ भागने लगे। वो ऐसे डरे हुए थे कि मैं पहचान पा रहा था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। सच में उनकी आंखों में मैंने वो खौफ देखा था। और उसके बाद जो मेरी हालत होनी शुरू हो गई, मैं वहीं एक दीवार के पास बैठा रहा 2 घंटे, जब तक स्कूल से छुट्टी नहीं हुई। फिर सभी बच्चों के बीच घुसकर मैं घर की तरफ आने लगा, लेकिन दिमाग में वो बातें चलती जा रही थी। वो आवाज किसकी थी? क्या उसका नाम आई था? सच में वो आई थी जो उस पहाड़ी पर रहती है, वो शक्ति जिसे जगाया गया था 100 साल पहले। क्या सच में ये उसकी आवाज थी? अगर ये उसकी आवाज है तो वो बातें सच ना हो जाएं। वो जब वापस आएगी पूरे गांव को
तबाह कर देगी। मैं तो अपने गांव आ गया। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई और किसी को ये बात पता भी नहीं थी। वो 4 लड़के भी किसी को बताने वाले नहीं थे, वरना खुद फंसते कि उस पहाड़ी पर क्या करने गए थे और मुझे उकसाया क्यों। इसीलिए ये बात गुप्त रहने वाली थी और मैं भगवान से मांग भी रहा था कि ये बात किसी को पता ना चले। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह बात सबको पता खुद ब खुद चलने वाली है। रात को अचानक गांव में अफवाह फैल गई कि एक घर में काले रंग का सांप घुस आया है। हमारे घर से 7 घर आगे एक घर में सांप घुसा था। सभी के सभी परिवार वाले घर से बाहर आ गए। अब उस सांप को पकड़ने के लिए हमारे गांव में कई ऐसे लोग हैं जो सांपों को बड़ी आसानी से पकड़ लिया करते थे। जैसे ही 2 लोग उस सांप को पकड़ने के लिए घर के अंदर गए, डरकर वो भी बाहर निकल आए। उन्होंने कहा घर में सिर्फ 1 सांप नहीं है, 3-4 सांप है। और उसके बाद गांव में और लोग इकट्ठे हुए। 5-6 लोग जब घर के अंदर गए कि एक एक करके सांप को पकड़ना होगा, सभी के सभी बाहर की तरफ भागे। वो सांपों का झुंड था। 100 से ज़्यादा सांप एक घर में इस तरह से एक दूसरे पर लिपट रहे थे कि उस घर में जाया नहीं जा सकता था। सभी बहुत ज़्यादा डर गए और वो परिवार वाले कह रहे थे कि कल किसी को बुलाया जाएगा। ये सांपों का झुंड घर के अंदर कहाँ से घुस आया? हो सकता है घर में कोई छेद हुआ हो, ज़मीन से सभी के सभी सांप बाहर की तरफ निकल आए। लेकिन अगले दिन जब दोबारा उस घर में जाया गया, सभी के सभी सांप गायब थे। सांप का नामो निशान तक नहीं था। हर सामान को खंगाला गया। सांप गए तो कहाँ गए? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 10 बजे के करीब वहाँ मौसम खराब होने लगा। वैसे अमूमन यहाँ पर बादल घिरे ही रहते हैं, लेकिन इस तरह अचानक इतनी तेजी से बादल यहाँ नहीं आते। यहाँ बादल इतनी तेजी से आए कि धीरे धीरे अंधेरा सा हो गया। फिर आंधी चलने लगी। मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेघों के घिरने के बाद भी बारिश नहीं हो रही थी। आंधी चल रही थी और सूखे पत्ते हमारे गांव में गिरते जा रहे, जैसे आंधी घूम फिरकर पत्तों को बस हमारे गांव की तरफ ही ला रही थी। गांव में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, बहुत ज़्यादा पत्ते हो गए थे। फिर बादल छंट गए 12 बजे के करीब। गंदगी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पड़ चुकी थी। आंधी के झोंके ऐसे आए थे, कई पेड़ों को जड़ों से उखाड़ डाला था। कई घरों की छतें जिन पर जैसे टीन डाली हुई थी वो उड़ चुकी थी। सामान बिखरा पड़ा था। और ये आम बात है, यहाँ अमूमन आंधियाँ आती हैं, बारिश आती है तो लोग सफाई का काम करना शुरू कर चुके थे। और तब किसी की नज़र पड़ी थी। एक घर की छत के ऊपर कुछ काला काला सा नजर आ रहा। सबको पहले लगा कि वो जो सांपों का झुंड था ना, वो किसी की छत पर पहुंचा हुआ है। चमकदार सा था। लेकिन जब छत के करीब जाया गया तो पता चला वो सांपों का झुंड नहीं था। वो जैसे किसी पेड़ की जड़ थी या पेड़ का तना था जो जमीन से निकला था। छत फाड़कर वो छत को उसने घेर डाला था। सब हैरान थे, ये कैसा पेड़ है, बिल्कुल काला सांप की तरह। लेकिन वो शाम होते होते वो जड़ उस पेड़ से निकलकर जैसे बढ़ती जा रही और आसपास के कई घरों को उसने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद वैसी जड़ें रात के वक्त आसपास के कई घरों के जैसे करीब से निकलती जा रही थी। जहां पर कच्ची जमीन थी वहां से वैसी काले रंग की सांपों जैसी जड़ें निकल कर कभी किसी डंडे पर लिपट जाती, कभी खंबे पर लिपट जाती, कभी दीवारों पर लिपट जाती, कभी पिल्लर पर लिपट जाती। ऐसा लग रहा था जैसे ये काले काले रंग ने हमारे पूरे गांव को घेरना शुरू कर दिया है। और अब तक गांव वालों को थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा था। गांव वालों में बात चलने लगी थी, ये कैसी आपदा है जो हमारे गांव पर आने लगी है। वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो हमारे गांव के बीच का चौराहा जहां पर लाइट्स भी लगी हुई थी और वहां कई बार रात को लोग घूमना पसंद करते थे। कह सकते हैं ये हमारे गांव का वो शहरी इलाका था जहां रात के वक्त भी दिन जैसा माहौल बना होता है। लोग बैठकर बातें करते हैं रात के 12 बजे तक। यहाँ किसी और गांव के किसी भी इंसान का आना जाना नहीं है। वो चौराहे पर एक काले कपड़े में औरत जैसे खड़ी अपनी बाजुओं को फैलाए हुए। ये अफवाह हमारे गांव में फैल गई कि कोई औरत है जो वहाँ खड़ी है और किसी को बुलाने की कोशिश कर रही है, बस हंसे जा रही है।
धीरे धीरे गांव वाले वहां पर इकट्ठा होने लगे। मेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना किया था और मेरे पिता वो औरत को देखने के लिए गए थे, लेकिन माँ से इजाजत मांगने के बाद छिपकर मैं भी वहां पहुंच गया। एक घर के पीछे से मैंने देखा वो औरत की हंसी, वो औरत की आवाज पहचानी पहचानी सी थी। वो हंसकर कह रही थी, मैं आई हूं, मैं आई हूं, इस गांव की आपदा आ गई। ये बात ने गांव वालों को ज्यादा नहीं डराया। उन्हें लग रहा था कोई औरत है, काले कपड़े में लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। 2 लोग गए थे उसे समझाने के लिए, उसे पकड़कर वहां नीचे उतारने के लिए। जैसे ही उन्होंने उस औरत को हाथ लगाया, उन्हें जैसे करंट का झटका लगा हो, वो जमीन पर गिर गए। मुंह से उनके झाग निकलने लगी थी। लोगों ने संभालने की कोशिश की। वो 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसके बाद गांव में दहशत फैल गई। ये क्या है, ये कौन है? और जैसे जैसे कुछ बुजुर्ग जिन्हें वो नाम पता था, उन्होंने कहा कि ये वो तो नहीं जिसका नाम नहीं लेते। गांव में कई बुजुर्ग थे, उनसे भी पहले ये नाम लेना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। उन्हें तक नहीं बताया गया था असली नाम क्या है, लेकिन उन्हें शक होने लगा था, क्या ये वो नाम तो नहीं जिसे किसी को नहीं लेना है। वो वहीं खड़ी उस रात कह रही, मैं आ गई। और जब भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की, औरतों ने डंडे से पीटने की कोशिश की, आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने मैंने खुद देखा, चमगादड़ जैसे उसके शरीर से उड़े। वो चमगादड़ों से बनी हुई औरत थी। वहां कुछ नहीं बचा, छोटे छोटे हिस्से चमगादड़ बनकर उड़ चुके थे। ये बात का झटका लगा था गांव वालों को और दहशत फैल गई। वो आ गई है, वो आ गई है, उसका नाम आई है। ये नाम लेने से लोग डर भी रहे थे, मुंह पर हाथ रखकर भागे थे अपने अपने घर की तरफ। अगली सुबह तक न मैं घर से बाहर निकला, न मेरे परिवार वाले। कोई सो भी नहीं रहा था। कई घरों से चीखों की आवाज आती, लेकिन मदद के लिए कोई घर से बाहर तो निकलना चाहिए। सबको डर था। अगली सुबह जब सब रोशनी में घर से बाहर निकले, वो काले रंग की जड़ें घरों में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। एक घर पूरी तरह से उसने जकड़ा हुआ। छोटे से छेद से जब अंदर जाकर देखा गया, वहां 4 लोग थे। परिवार के चारों जैसे जला दिए गए हों। उनका पूरा शरीर काला फिरा हुआ था, लेकिन घर में कोई और चीज जली नहीं थी। जैसे कोई उन्हें जलाकर चला गया और आसपास पता तक नहीं चला। वहां उस दिन कई लाशें मिली थी। कई घरों में लोग जहर खाने के कारण जैसे मारे गए, लेकिन जहर शरीर में फैला कैसे किसी को नहीं पता। एक घर से बहुत ज्यादा सांप निकले और पूरे परिवार को वो काले सांपों ने काट डाला था। वो सांपों की भी लाशें मिली थी। 100 सांप मरे हुए निकाले गए। अगर वो सांप भी मर गए तो आखिर उन लोगों को काटा किसने? अगर इनसे कटवाया तो इन सांपों को मारा क्यों गया? सवाल फैल रहे थे, जवाब मिल नहीं रहे थे और सबकी ज़बान पर एक ही शब्द था, ये वही है, उसे बुलाना नहीं था, किसी ने उसे बुलाया है। उस दोपहर गांव वालों ने ये कहा था कि हमें वहां जाकर मांस मछली चढ़ाकर आनी चाहिए, सभी के सभी को, ताकि वो हम सबको बख्श दे। गांव वाले पहाड़ी के ऊपर गए थे। वहां सबने वो सामान रखा था जो वहां पहले भी रखा जाता था। ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की थी और उस पहाड़ी पर करीबन 50 लोग गए थे। 45 वापस आए थे। 5 ने पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। किसी को नहीं पता क्यों। उनकी बीवियां पूछ रही थी हमारे पति कहाँ हैं, और वो पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगा चुके थे। चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। जब नीचे 45 पहुंचे तो पीछे जाकर पता किया गया, वो 5 लोगों की लाशें मिली थी। गांव पर ऐसी आपदा आ रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या चल रहा है। वो पूरा दिन यही समझने में सबको लग रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। दहशत बढ़ चुकी थी। कई लोग गांव छोड़कर वहां से जा चुके थे। और उस रात जब चीखों की आवाज़ हमारे पड़ोस से आने लगी, मेरे पिता कह रहे थे मदद तो सबको करनी होगी, सब इकट्ठे रहेंगे तभी सलामत रहेंगे। मेरे पिता ने एक तलवार निकाली। तलवार निकालकर वो चीखों की वो आवाज़ें सुनते सुनते पड़ोसियों के घर में गए। वहाँ वो औरत नजर आई। मैं भी अपने पिता के साथ था।
एक छोटी सी तलवार मेरे हाथ में भी थमाई हुई थी और वो औरत बड़े आकार में आकर काले रंग की जैसे छत से चिपकी हुई उन लोगों को अपनी बाजू से फांसी का फंदा लगाया हुआ था। उसने गला घोंटा हुआ था। मेरे पिता ने कहा था, छोड़ दो छोड़ दो। मेरे पिता ने उसकी बाजू काटी। वो तारकोल की तरह बाजू थे। वो तो नीचे गिर गए, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से पकड़ने की कोशिश करती रही। वहां सबको वो जिंदा छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका वो भयानक चेहरा दीवार फाड़ फाड़ कर निकल रही थी। वो दीवार का रंग काला हो गया था। मेरे पिता भी डरने लगे थे। उसने मेरे पिता को पकड़ने की कोशिश की और मैंने अपने पिता को बचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था। उसका सर काटने की कोशिश की, उसे 2 हिस्सों में फाड़ डाला। वो फिर से चिपक कर जुड़ गई और हंस रही थी। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी बात से ही तो मैं वापिस आई हूं। तुम्ही ने तो बुलाया था मुझे, अब मुझे वापिस क्यों भेजना चाहते हो? उसकी वो बात पड़ोसियों ने भी सुनी थी, मेरे पिता ने भी। और उसके बाद वहां से मैं अपने पिता के साथ भागा था। हमारे उन पड़ोसियों को नहीं बचाया जा सका। उस रात 15 लोग मारे गए थे और किसी घर में आग लगी, किसी को सांप ने काटा, तो कोई जैसे किसी को देखते देखते ही दिल का दौरा पड़ने के कारण मर गया। सबको अलग अलग दृश्य नजर आए थे। हर घर में मौतें हो रही थी और अब इल्जाम मुझ पर। मेरे पिता पूछ रहे, बता तूने क्या किया है? मैंने अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया और उसके बाद मेरे पिता की आंखों में मैंने खौफ देखा था। वो दिन पूरी पंचायत को बुलाया गया था। सभी वहीं पर थे और एक ही बात जानना चाहते थे, उसे रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि रात को चीखों की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ में उस औरत की आवाज़ आई थी, कल की रात तुम सब की आखिरी रात होगी। ये शब्द सुनने के बाद बचने की कोशिश सब करना चाहते थे और मुझसे पूछ रहे मैंने ये क्यों किया। रो रो कर मेरा बुरा हाल था और रात तक सब इकट्ठे थे मशाले जलाकर उसे रोकने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं था उसे रोका कैसे जा सकता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत आई थी सफेद कपड़ों में। वो बूढ़ी औरत जैसे 100 साल से भी ज्यादा की लग रही, कुबड़ निकला हुआ था। और जब उससे कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि परेशानियां और भी थी, उसने खुद कहा, मैंने ही उसे सबसे पहले बुलाया था। उसे वापस भेजने का तरीका सिर्फ मुझे पता है। ये बात ने सबके कान खड़े कर दिए थे और पूछा गया था उससे वो कौन है। उसने कहा था कि वो वही बूढ़ी औरत है जिसने आई को सबसे पहले बुलाया था। वो शाप सिर्फ आई को ही नहीं लगा था, उस बूढ़ी औरत को भी लगा था। उसके अंदर की वो शक्ति निकलकर काले कपड़ों में उसका स्वरूप बनाकर वो आई वो पहाड़ पर निवास करती थी और इसे भी तब तक जिंदा रहना होगा जब तक आई खुद वापस नहीं चली जाती। ये इसके लिए भी शाप था, लेकिन रोकने का तरीका सिर्फ इसे ही पता था। सभी के सभी गांव वाले मिलकर उस पहाड़ी के ऊपर गए थे और वो जड़ें काले रंग की पेड़ों से निकलकर लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही। जमीन से निकल रहे मुर्दों के हाथ लोगों को पकड़कर छील रहे थे। कई लोग वहां मारे जा रहे थे, कई बच्चे पकड़े जा रहे जिनका दम घोंटा जा रहा था। वो जैसे पानी में डूब कर मर रहे। जमीन में पानी निकलता और जैसे वहीं पर वो डूबने लगते। बाकी ऊपर से कोई हाथ लगाता तो मिट्टी की तरह वो जैसे बर्फ बनी होती। इस तरह कई लोग हमारी आंखों के सामने मर रहे। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर वहां आई को बुलाया था उस बूढ़ी औरत ने, और आई सामने बिल्कुल उसका प्रतिबिंब, लेकिन काले कपड़ों में। वो बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में लड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल रहा। वो बूढ़ी औरत भी उतनी शक्तिशाली थी जितनी आई। ना वो उस आई को मार सकती थी, ना आई उस बूढ़ी औरत को। एक दूसरे को मारना दोनों के लिए असंभव था। और इस झगड़े के बाद, इस लड़ाई के बाद उस बूढ़ी औरत ने कहा था, इस बार तुझे जिसने बुलाया है उसके खून से ही तू दोबारा इस पत्थर में समाएगी। मुझे बुलाया जा रहा और मैं बेहोश होने की कगार पर। मेरे खून से क्या मेरी बलि दी जाएगी?
मेरी बलि की बात सुनकर मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं आगे जाऊं, लेकिन गांव वालों ने पकड़कर मुझे वहां लकड़ी पर लिटा दिया था। वो बूढ़ी औरत ने मेरी उंगली को काटकर एक चाकू से खून निकाला और पत्थर पर डाला, जिससे आई उस पत्थर में दोबारा चली गई। उसके बाद उसने कहा, सभी मुंह पर हाथ रखो। मुझे भी अंगूठे पर चोट आई थी क्योंकि खून बहाया गया था, लेकिन मेरी पूरी उंगली थोड़ी ना कटी थी। मैंने भी बहते हुए खून की वो हाथ से मुंह पर वो हाथ रखा और इस तरह सबको उस पहाड़ी से नीचे उतारा गया। वो बूढ़ी औरत ने फिर से वहां लकड़ियां बिछाई और कहा था, हर साल मांस और मछली और खाने का सामान वहां रखना होगा और कोई वहां जाकर उसे बुलाएगा नहीं। फिर से हो गई है वो कैद, ये गलती दोबारा मत करना। वो हमेशा वहीं रहेगी, उसका नाम कोई मत लेना, भुला दो उसे। किस्से और कहानियों से डराओ लेकिन नाम भुला दो उसका। वो दहशत भरी आखिरी रात थी और अगली सुबह वो गांव छोड़कर हम वहां से जा चुके थे। कोई हमें पसंद नहीं कर रहा था। मेरी वजह से कई लाशें बिछी थी और हम किसी और शहर में आ गए। मैं अपने शहर का आपको नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन ये मेघालय का एक बड़ा शहर है। मैं अपनी पूरी पहचान भी नहीं बताना चाहता और नहीं बताना चाहता उस गांव का नाम जहां पर वो रहती है, जिसका नाम नहीं लिया जाता। आप भी अपने मन में उसका नाम मत लीजिएगा। आपको सपने में वो नजर आएगी और कहेगी, मुझे बुलाओ, मुझसे बात करो, गलती से भी उसे बुलाना मत।